हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से अभी तक की सारी क्लासेज आपने देखा होगा। वास्तविक संख्याओं के बारे में एनसीईआरटी और बहुविकल्पी प्रश्न हम कर चुके हैं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स जाना जाता है फ्री क्वालिटी एजुकेशन के लिए, जहां आपको छठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए केजी क्लास से लेकर 12th क्लास तक की सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती हैं। और ये क्लासेज आप हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर देख सकते हैं। आप ई नोट्स और ई बुक्स को भी ग्रैब कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लिंक पे क्लिक करें और देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। और हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो ये रहा आपका प्रश्न संख्या 1। इसमें क्या करना है आपको, संख्या 1470 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो आइए देखते हैं कि 1470 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे। तो संख्या दी हुई है आपको 1470, इसको हम 2 से पहले डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 सत्ते 14 और 35 दूना 70 होता है। ये एलसीएम निकालना इसको बहुत लोग बोलते हैं, एलसीएम निकालना नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टराइजेशन करना आप सभी लोगों को आता ही होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। फिर भी ना आए तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएंगे। और ये 3 से कट होगा, 3 दूना 6 हो गया, 1 7 और 3 चौका 12 और 3 पंजे 15। अब ये आपका 4 2 6 और 5 11। देखो कैसे पता चला कि 3 से कट होगा, हम सारी संख्याओं को जोड़े, 5 और 3 8 7 15, 15 3 के पहाड़े में आता है, मतलब कि ये 3 से कट हो जाएगा। लेकिन 5 4 9 2 11, 11 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो 3 से नहीं कट होगा, ये सीधे सीधे किससे कट होगा, 5 से, क्योंकि आखिरी में 5 आ रहा है। 5 चौका 20, 5 9 45, ठीक है। अब 7 7 49 हो गया और 7 1 में 7 हो गया। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन 1470 का है। 1470 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं एग्जाम देते टाइम, अगर आपके पास टाइम है तो आप गुणा करके देख सकते हैं कि क्या 1470 आ रहा है। जैसे कि 3 दूना 6, 6 पच्चे 30, 30 और 7 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 210। 30 और 7 को गुणा करेंगे तो 210 आ गया। अब 210 और 49, 7 देखिए फिर से, 2 3 6, 6 पच्चे 30, 30 और 7 210, 210 और 7 को गुणा करेंगे तो देखेंगे कितना आएगा, 7 करने में 7, 7 दूना 14। तो आप देख सकते हैं 1470 आ रहा है। आपका आंसर बिल्कुल सही है। आप इसको घात के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब कि 7 की घात में 2, बाकी सारी संख्याएं एक बार है। तो ऐसे करेंगे आप इसको एग्जाम में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्याख्या कीजिए कि क्या यह एक संयुक्त या भाज्य संख्या है और है तो क्यों है। संयुक्त या भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सबसे पहले मुझे आप बताएंगे अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं सर वो संख्याएं होती हैं जिनके केवल सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, किसके, अभाज्य संख्याओं के। केवल 2 फैक्टर होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से, एक तो 1 हो जाएगा और एक नंबर इटसेल्फ, मतलब खुद वो नंबर हो जाएगा, स्वयं वह नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, तो भाज्य संख्याएं क्या हो जाएंगी, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, जो 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं क्या, भाज्य संख्याएं। आपको प्रूव करना है कि 3 गुणे 5 गुणे 7 धन 7 क्या है, एक भाज्य संख्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को नोट करेंगे जो भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे 2 तरीके हैं करने के। पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूं, पहले तो इसको सॉल्व कर लो। 3 गुणे 5, 5 तिहाई 15, 15 सत्ते 105, 105 और धन 7 कितना हो गया, 112। अब आपको चेक करना है कि 112 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो आप चेक कर सकते हैं, 112 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करते हैं तो 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 2 से इसको कट करेंगे तो 28 आएगा, 2 से कट करेंगे तो 14 आएगा, 2 से करेंगे तो 7 आएगा और 7 से करेंगे तो 1 आएगा। मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात में 4 गुणे 7। तो 112 के 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं। कैसे पता चला,
112 का एक गुणनखंड तो 1 हो गया, एक गुणनखंड खुद 112 हो गया, एक गुणनखंड आप देख रहे हैं 2 हो गया, एक गुणनखंड आप देख रहे हैं 7 हो गया, और भी बहुत सारे गुणनखंड हैं। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे, क्योंकि 112 के एक 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं, इसीलिए दी हुई संख्या, दी हुई ये वाली संख्या एक संयुक्त या भाज्य संख्या होगी। इसका दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड और बेहतरीन है। ध्यान से देखिए दूसरा मेथड क्या है, इसमें आप देखिए नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कितनी है। जो चीजें आपस में गुणा होती हैं उसको हम एक पद मानते हैं, तो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, तो 7 को आप बाहर निकाल लेंगे। 7 को जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे आपका बच रहा है 3 गुणे 5, और यहाँ पर पूरा का पूरा 7 बाहर आएगा। जब कोई नंबर कॉमन लेते हैं और वो नंबर पूरा का पूरा बाहर आ रहा है तो इसकी जगह पे बच जाएगा 1। क्लियर है बात। 7 को ऐसे ही रहने दें, 5 3 15, 15 और 1 16। मतलब कि दी हुई संख्या को मैं 7 गुणे 16 के रूप में लिख सकता हूं। तो दी हुई संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं, 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं, अतः यह एक संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या है। यह एक संयुक्त या भाज्य, दोनों बोल सकते हैं आप, दोनों के नाम से प्रश्न पूछा जा सकता है, संख्या है। अब कैसे 2 से ज्यादा गुणनखंड, हमें तो सर 2 ही दिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 7 का तो एक ही गुणनखंड होता है, 16 के बहुत गुणनखंड हैं। तो जब 16 इसका एक गुणनखंड है तो इसका गुणनखंड 8 भी होगा, इसका गुणनखंड 2 भी होगा, 4 भी होगा। 16 को जो जो नंबर विभाजित करते हैं वो सभी नंबर इस दी हुई संख्या को विभाजित करेंगे। तो इसीलिए इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं। देखो 7 और 16 तो आपको दिख रहा है, एक नंबर 1 तो सबके साथ ही होता है, 1 तो सबका गुणनखंड होता है। तो 1 ले लिया, 7 ले लिया, 16 ले लिया, तो भी तो 2 से ज्यादा हो गए। आ रही बात समझ में? ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 2 हमने देखा, स्क्रीनशॉट आप लेते रहेंगे, मैं बार बार बोलूंगा तो टाइम लगेगा उसमें। अब हमें देखना है 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। क्या पूछ रहा है? घातों का योगफल। सबसे पहले बात क्या किया है? अभाज्य गुणनखंडों की। तो 196 का 196 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या आएगा? 2 9 18 और 1 19, 2 8 16, और 2 से इसको कट करेंगे तो 49। 2 से ये नहीं होगा, 7 से होगा सीधे, 7 1 9 7। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब 196 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7। क्लियर है बात? ठीक है। अब हम इसको घात के रूप में कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख देंगे, 2 2 बार आया है, 7 2 बार आया है। आपसे क्या पूछ रहा है? घातों का योगफल। घातें कितनी हैं? एक जगह 2 है, एक जगह 2 है, तो घातों का योगफल कितना हो जाएगा? 2 धन 2, मतलब कि 4 हो जाएगा। 2 धन 2 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कोई डाउट? बहुत आसान है ये। मतलब आपको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड निकालना आता है तो चैप्टर 1 जो है, मतलब आधी चीजें तो आपको पहले से ही आ रही हैं। तो अभाज्य गुणनखंड अगर आपको किसी भी स्टूडेंट को नहीं आता, कमेंट के माध्यम से बताएंगे, मैं कराऊंगा। वो हर एक टॉपिक में अलग से वीडियो लेकर आऊंगा उसका, इसमें नहीं कराऊंगा, लेकिन वो हर एक टॉपिक, भले आपको जोड़ घटाना ना आ रहा हो, जो भी नहीं आता कमेंट के माध्यम से बताएं, वो सारी चीजें कराई जाएंगी अलग से क्लास में। ठीक है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 525 है और उनका महत्तम समापवर्तक 5 है। देखो एक फॉर्मूला आपको बताया गया है कि किसी भी दो संख्या का गुणनफल जो होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, ये एक फॉर्मूला होता है, हर एक स्टूडेंट को याद होना चाहिए। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? मैंने क्लास में बहुत बार बता रखा है। क्या होता है? जल्दी बताइए। एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ। क्लियर है बात? ठीक है। अब दो संख्याओं का गुणनफल हमें पहले से पता है, तो इसके नीचे हम लिख देंगे 525 गुणे बराबर महत्तम समापवर्तक हमें 5 दिया है, एलसीएम हमसे पूछ रहा है, लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा है, महत्तम समापवर्तक हमें 5 दिया हुआ है। अब ये 5 इधर भेजेंगे, इसको भाग करेगा क्योंकि उधर गुणा हो रहा है, तो 525
5 इधर आएगा, भाग करेगा, ये हो जाएगा एलसीएम आपका। 5 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 का नंबर 5 हो गया, 2 से भाग नहीं जा रही तो शून्य बढ़ाएंगे, ये 25 हो गया, 5 5 25 हो गया, 5 5 जा 25 हो गया, तो एलसीएम आपका आ गया 105। एलसीएम कितना आ गया, 105। बहुत आसान है, चैप्टर 1 जो है बहुत आसान है। आसान तो सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन चैप्टर 1 बहुत इजी चैप्टर है। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं इसमें ज़्यादा करना, 2 से 3 कॉन्सेप्ट हैं, आपने वो पढ़ लिया तो ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो यहाँ से आपका फंस जाए। ठीक है, मतलब आपसे ना हो सके, हर एक क्वेश्चन आप बना पाओगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नतम भाज्य संख्या। एक तो निम्नतम भाज्य संख्या की बात की गई है और एक निम्नतम अभाज्य संख्या की बात की गई है। क्या क्या होते हैं, मैं कुछ नंबर्स लिखता हूं यहाँ पे, 1 2 3 4 5। यहीं पे इतने ही नंबर में एक ऐसी संख्या हमें मिल जाएगी जो सबसे स्मॉलेस्ट भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। एक तो कुछ नहीं होता, ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। अब हम बात कर लेते हैं 2 की, तो 2 एक अभाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि 2 का केवल और केवल 2 ही गुणनखंड है, एक गुणनखंड 1 होता है, एक गुणनखंड खुद ही 2 होता है। तो ऐसी सारी संख्याएं जिनका एक गुणनखंड 1 हो, दूसरा गुणनखंड खुद वो नंबर हो, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो हमें मिल चुकी है 2। 3 भी एक अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 3 के भी केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हैं, एक 1 है और एक खुद 3 है। 4 के 3 गुणनखंड हो जाते हैं, पहला 1 हो जाता है, दूसरा ये खुद हो जाता है और एक गुणनखंड एक्स्ट्रा मिल जाता है, इसीलिए ये भाज्य हो जाता है। क्योंकि 2 के पहाड़े में भी 4 आता है, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, एक भाज्य संख्या हो जाएगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या में कौन सी मिल गई, 4। अब इन दोनों का 2 और 4 का आपको मौसा ज्ञात करना है। मौसा ज्ञात करना है, कैसे करेंगे? सबसे पहले 2 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखेंगे तो 2 की घात में 1 लिख सकते हैं। 4 को लिखेंगे तो 2 गुणे 2 4 होता है, मतलब कि इसको हम 2 की घात में 2 लिखेंगे। आपको पता होगा कि मसा क्या होता है। मसा होता है कि इसमें जो भी नंबर कॉमन दिख रहे हैं, जो भी नंबर एक जैसे दिख रहे हैं, तो 2 यहाँ भी दिख रहा है, 2 यहाँ भी दिख रहा है, 2 लिख लिया। जो भी नंबर कॉमन दिख रहा है वो लिखें और उसको निम्नतम घात के साथ लिखेंगे, स्मॉलेस्ट पावर के साथ लिखेंगे। तो निम्नतम घात कौन सी है दोनों में, 1 या 2? तो 1 है, तो इसका मसा आ गया 2। अगर आपसे इसका लसा पूछा जाता तो लसा क्या होता है, सारे नंबर्स लिख लेते हैं हम, ऑल नंबर्स। तो ऑल नंबर में केवल और केवल 2 ही दिख रहा है हमें, तो 2 लिख लेंगे। विथ मैक्सिमम पावर, मतलब उच्चतम घात के साथ। सबसे ज्यादा घात क्या दिख रही, 1 या 2? तो 2 दिख रही है, 2 दूना 4 हो गया। तो लसा अगर आपसे पूछता तो लसा 4 हो जाता और मसा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपको बोल रहा है, यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों P और Q को कैसे लिखा गया? एक नंबर है P जिसको हम फैक्टर के फॉर्म में ऐसे लिख पा रहे हैं, एक नंबर है Q जिसको हम ऐसे लिख पा रहे हैं, Q बराबर A³। इसका आपसे क्या पूछ रहा है, लसा पूछ रहा है। एक नंबर है P जिसको हमने लिखा AB², एक नंबर है Q जिसको हमने क्या लिख दिया है, A³। बहुत आसान है, ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान है। लसा पूछा है आपसे, लसा किसका पूछा है, लसा P और Q का। लसा अभी मैंने क्या बताया, ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर दिख रहे हैं। तो कौन कौन से नंबर हैं, कौन कौन सी संख्याएं हमारे पास, A और B। तो A भी लिख लेंगे और B भी लिख लेंगे। ऑल नंबर्स A भी दिख रहे हैं, A भी लिख लिया। विथ मैक्सिमम पावर, सबसे बड़ी घात के साथ। तो A की सबसे बड़ी घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 बड़ी है तो 3 लिख दिया। B की सबसे बड़ी घात 2 दिख रहा है, तो ये आपका लसा हो गया। अगर आपसे इसी का मौसा पूछा जाता तब आप कैसे करते? अगर आपसे मौसा पूछा जाता P और Q का, तब आप इसको कैसे करते? बहुत आसान है। कॉमन नंबर मौसा में क्या देखते हैं, उभयनिष्ठ संख्या। उभयनिष्ठ क्या है दोनों में, A। B तो नहीं है, इसके पास तो B नहीं है, तो B तो उभयनिष्ठ नहीं हुआ, A केवल उभयनिष्ठ हुआ। मौसा में उभयनिष्ठ संख्या लिख लिया सबसे कम घात के साथ। तो A की सबसे कम घात क्या है, A1। तो यहाँ पे A जो है आपका मौसा हो जाएगा और लसा हो जाएगा A की घात में 3, B की घात में 2। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अपना प्रश्न संख्या 7।
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 26, 72 और 108 का महत्तम भी ज्ञात करना है, मतलब कि एचसीएफ भी निकालना है, और लघुत्तम ज्ञात करना है, मतलब कि एलसीएम भी निकालना है। कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले हम 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 गुणे 13 आएगा। कैसे आएगा? यहाँ ध्यान से देखें, 26 को जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे 13 और ये 13 होगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये? 72 को करेंगे तो क्या होगा? जब आप 72 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो 36 आएगा, 18 आएगा, 9 आएगा, 3 आएगा और 3 आएगा। तो 3 बार 2 आ गया और 2 बार 3 आ गया। 3 बार 2 का मतलब 2 की घात में 3 और 2 बार 3 का मतलब 3 की घात में 2 आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? 108 का भी ऐसे ही करेंगे। कितना आएगा? 2 पंजे 10, 2 चौका 8, 27 दूना 54 होता है, 3 नवा 27 होता है, 3 3 जा 9 होता है और 3 1 जा 3 होता है। तो 2 बार 2 और 3 बार 3 आ गया, 2 बार 2 और 3 बार 3 आ गया। अब ध्यान से देखेंगे, जब आप एचसीएफ निकालेंगे इसका, एचसीएफ क्या बताया सर ने? उभयनिष्ठ संख्याएं, कॉमन नंबर्स। यहाँ पे सारी की सारी उभयनिष्ठ संख्याएं लिखो। क्या हर एक लाइन में 2 मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। क्या हर एक लाइन में 3 मिल रहा है? नहीं। यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ 13 मिल रहा है। ठीक है, इसको 3 नहीं समझना है, 13 लिखा हुआ है, कहीं 3 समझ बैठे। एचसीएफ होता है सर कॉमन नंबर, उभयनिष्ठ संख्या सबसे कम घात के साथ। तो सबसे कम घात 2 का क्या दिख रहा है? 1, तो ये अपना एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा? ऑल नंबर्स, जितने भी यहाँ नंबर दिख रहे हैं अलग अलग तरह के, सबको लिख लिया। 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 13 दिख रहा है सबसे बड़ी घात के साथ। तो सबसे बड़ी घात 2 की क्या है? 3। यहाँ दिख रहा है ना, 2 की घात सबसे बड़ी कौन सी है? 3। ठीक है, और 3 की सबसे बड़ी घात भी 3 दिख रही है आपको, तो 3 की सबसे बड़ी घात 3 लिख लेंगे। और 13 तो एक अकेला ही है, तो 13 को हम 13 ही रहने देंगे। क्लियर है बात ये? अब ध्यान से देखें, अगर तो 2 की घात में 3 का मतलब होता है 8, 3 की घात में 3 का मतलब होता है 27, और 13 को तो ऐसे ही लिखेंगे। 8 और 27 को गुणा करने पे क्या आएगा? 8 × 7 56, 5 कैरी आ गया, 8 7 56, 5 कैरी आ गया, 8 दूनी 16 और 5 21, 216। कुछ गड़बड़ हुआ यहाँ पे, 8 7 56, 6 5 हो गया, 8 दूना 16, 16 और 5 21, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, गुणे 13 और 216 को हम गुणा करेंगे, कितना आएगा? 13 छक 78, 8 आ गया, कैरी आ गया 7, 13 का नंबर 13 और 7 20 हो गया, कैरी आ गया 2, 13 दूना 26 और 2 26 और 2 28 आ गया। तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो देखते हैं अपना प्रश्न संख्या 8 में क्या है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 144 का लस और मस ज्ञात करना है आपको। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग, तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इसका मतलब वही है कि अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग, जैसा अभी तक आप करते आए थे वही काम यहाँ भी करना है, 120 और 144 के साथ भी। तो आइए सबसे पहले इनके फैक्टर्स लिखते हैं, इनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। सबसे पहले 120 का देखेंगे, कितना आ जाएगा? 60, 30, 15, 3, 5 एंड 1। ठीक है, क्लियर है ये? तो इसको हम लिख देंगे 2 की घात में कितना आ गया? 3 और 3 गुणे 5। कोई डाउट इसमें? क्या ही डाउट होगा, क्लियर है ना बात? 144 को लिखेंगे। अब 144 का करेंगे यही प्राइम फैक्टराइजेशन, कितना आएगा? 72, 36, 18, 9, 3 3 1। क्लियर है ये? तो 2 की घात में आ गया 4 और 3 की घात में आ गया 2। कोई डाउट नहीं है? अब आपसे पूछा क्या है? दोनों पूछ रहा है, एलसीएम भी और एचसीएफ भी। सबसे पहले हम मस देख लेते हैं, एचसीएफ की बात करेंगे। एचसीएफ आपको पता होगा, एचसीएफ होता क्या है? कॉमन नंबर्स, उभयनिष्ठ संख्याएं। उभयनिष्ठ क्या क्या दिख रहा है? यहाँ तो 2 भी मिल गया और 3 भी मिल गया। 2 की मिनिमम पावर, सबसे कम वाली घात 3 है या 4 है? तो 3 है तो 3 लिख दिया। 3 की सबसे कम वाली घात 1 है या 2 है? 1 है तो 1 लिख दिया। 2 की घात में 3 होता है 8 और 3 8 त्रिक होता है 24। कहने का मतलब है कि एचसीएफ आपका आ चुका है कितना?
24। एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम में ऑल नंबर्स मतलब कि 2 और 3, क्या और कोई नंबर यूज हो रहा है? केवल 2 और 3 दिख रहे हैं। विथ मैक्सिमम पावर, सबसे बड़ी घात के साथ, तो 3 और 4 में, 2 की घात में 3 और 4 में कौन बड़ा है? तो 4 बड़ा है। 3 की घात में 2 बड़ा है। 2 की घात में 4 आपका होता है कितना? 16। 3 की घात में 2 कितना होता है? 9। ठीक है, 2 की घात में 4 16 होता है। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया। कोई डाउट नहीं है? तो 16 9 कितना हो गया? 144। 144 तो नहीं आएगा। अच्छा 5 भी है, एक संख्या 5 छूट गई है अपनी। यहां पर सारी संख्याएं लिखते हैं। ठीक है, तो एलसीएम में 5 छूट गया है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप लोग। 5 छूट चुका है तो 5 भी लिखेंगे। 2 और 3 के अलावा 5 भी तो था। ठीक है, तो यहां भी 5 से गुणा कर देंगे और उत्तर आ जाएगा कितना? 5 चौका 20, 2 आ गया, 5 4 जा 20 और 2 22, 2 आ गया, 5 1 जा 5 और 2 7। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। मुझे कैसे पता चला? अभी थोड़ी देर पहले 144 को जब मैंने देखा, मैंने बोला ये तो गलत लग रहा है मुझे कैसे पता चला? क्योंकि एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो इन दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाता है। तो 144 से 144 विभाजित तो हो रहा था, लेकिन क्या 120 के पहाड़े में कभी 144 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। वहां से मुझे पता चला था। अब जो 720 आया है वो आप देखेंगे तो 120 के पहाड़े में भी आ जाएगा और 144 के पहाड़े में भी 720 आ जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न संख्या 9 पे। यदि संख्याओं ए और बी का मौसा क्या है? 12 है और इन संख्याओं का गुणनफल दिया है 3600। हमें पता है दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होता है? कमेंट में बताओ जल्दी से कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? मस गुणे लस के बराबर होता है ना? इस पे बेस्ड क्वेश्चन एक आना तो 100% पक्का है। 2 नंबर यहीं से बना लो अपना, 2 या 3 नंबर। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल पहले से पता है 3600 है तो 3600 लिख दिया। मस हमें पहले से पता है 12 है तो 12 लिख दिया। लस हमसे पूछ रहा है तो हमने भी लस को लस लिख दिया। कोई डाउट नहीं है? 12 इधर आएगा, भाग करेगा 3600 में, तो लस कितना आ जाएगा अपना? 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 300। लस कितना आ जाएगा? 300। क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेंगे। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। 10 में क्या है? यदि मस इतना है, लस इतना है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। करना आपको वही काम है, क्या? कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, क्या लिखेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल, वही वाला फॉर्मूला। बार बार फॉर्मूला आप भी आदत बना लो हर बार लिखने का। जितनी बार आप फॉर्मूला लिखोगे उतना बढ़िया आपको याद हो जाएगा। फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या होता है? 2 मेथड होता है। पहला तो आप बार बार लिखो, जैसे मैं लिख रहा हूं। पहला मेथड, दो संख्याओं का गुणनफल। अभी मैं बताऊंगा कि फॉर्मूला मैथ का कैसे याद करते हैं कि जिंदगी में कभी ना भूले। बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहला मेथड तो ये हो गया कि बार बार आप लिखेंगे। दूसरा मेथड होता है स्कैनिंग मेथड। स्कैनिंग का मतलब रात में सो रहे हो और सोच रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, सोते ही नहीं, कुछ अलग काम कर रहे हो, साइकिल चला रहे हो, पैदल कहीं जा रहे हो। अच्छा, साइकिल चलाने में दिमाग रोड पे भी होना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं कि फॉर्मूला सोचते टाइम एक्सीडेंट करवा लो, ऐसा भी ना हो। तो कहने का मतलब है स्कैनिंग प्रोसेस में क्या होता है कि आप जब भी फ्री बैठे हो तो उस टाइम सोचो कि कौन सा फॉर्मूला था। बहुत बढ़िया तरीका है। और मैं बस मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जो भी हिस्ट्री पढ़ते हो, जियोग्राफी पढ़ते हो, या जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, उसमें जो की पॉइंट्स होती हैं, जो मेन बातें होती हैं, उनको आपके पास कुछ नहीं है अभी, ना बुक है, ना पेन है, ना कॉपी है, बैठ के सोचना बहुत अच्छा प्रोसेस है। जिस दिन आप सोचने लगोगे ये चीज़ें, और आप तब समझ पाओगे कि इसका मतलब सर ने जो बताया था वाकई में इस बात में दम था। ऐसे सोच के तो मतलब ऐसा लगेगा क्या ही बता रहे हो। मुझे भी लगा था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं भी जब पहली बार ये सुना था तो प्रैक्टिकली इसको किया नहीं था, तो मुझे भी बता क्या बता रहे हो यार, कौन बैठ के सोचेगा फॉर्मूला, कोई सोचता है? मतलब बैठ के खाली टाइम में यही करूँगा मैं, मैथ्स का फॉर्मूला सोचूंगा। लेकिन वाकई में जब आप करोगे तो ये चीज़ें आप देखोगे कि कभी नहीं भूल रही हैं।
और बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो करके देखना, फिर मुझे बताना कि सही बात है कि झूठ बात है। दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं कौन कौन सी है, 35 और 45, लिख लेंगे इसको। किसके बराबर होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ के। एलसीएम कितना है 63 गुणे ए, एचसीएफ मतलब मौसक कितना है 5। क्लियर है बात। ए को यहीं रहने दो, बाकी सबको इधर लाओ। तो ये तो 35 गुणे 45 अपनी जगह पर है, ये दोनों चीजें ए से क्या हो रही थी, गुणा हो रही थी, इधर आएंगी तो क्या हो जाएंगी, भाग हो जाएंगी। इनको ले आओ और भाग करो, ठीक है। 5 से कट कर दो, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 9 1 9 9, 9 7 63, 7 1 9 7, 7 5 35। तो ए का मान आ गया 5। कभी भी आपको ये नहीं करना है कि बैठ के इसका गुणा कर रहे हो, इसका भी गुणा कर रहे हो, फिर इधर ला रहे हो, नहीं। जैसे मैंने कराया यही मेथड, यही स्मार्ट कैलकुलेशन आपकी भी होनी चाहिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे। इसमें बोल रहा है दिया गया है कि दो संख्याओं का मस इतना है, लस इतना है, एक संख्या इतनी है, दूसरी संख्या ज्ञात करो। वही वाला है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो पहली संख्या क्या है 77, पहली संख्या 77 और दूसरी संख्या हमें नहीं पता, तो यहां लिखेंगे दूसरी संख्या। फॉर्मूला पता है ना आपको, वही वाला फॉर्मूला लग रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल कर दिया। अब ये दो संख्याओं का जो गुणनफल है किसके बराबर होता है, मस गुणे लस के। मस कितना है 11 और लस कितना है 693। कोई डाउट नहीं। ये पता करना, इसको यहीं पे रहने दो, दूसरी संख्या को यहीं पे रहने दो, यहीं पे लिख दो दूसरी संख्या बराबर, जो ये जैसा लिखा है गुणा करने नहीं बैठना है, अभी ऐसे ही रहने दो। 77 को उधर ले जाओ, आ गया 77 इधर, ठीक है। अब इसको काट दो, 11 1 जा 11, 11 7 जा 77, 7 से इसको कट करोगे, 7 9 63 होता है, 63 और 6 69 होता है, तो ये भी 7 9 63, उत्तर आ गया 99। दूसरी संख्या कितनी आ गई 99। एक ट्रिक बताऊं आपको, एक ट्रिक बताता हूं, उसके बाद हम प्रश्न संख्या 11 पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रिक क्या है, किसी भी संख्या को अगर आपको 11 से गुणा करना हो, किसी भी 2 डिजिट संख्या को, जैसे 11 को आपको 27 से गुणा करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, कैसे आप लोग करते हैं, जैसे आप लोग जल्दी भी करेंगे तो कैसे करेंगे कि सर एक लाइन में ही कर देंगे। 11 7 जा 77, कैरी आ गया कितना 7, 11 2 जा 22, 22 और 7 कितना होता है 29। अब मैं ट्रिक बता रहा हूं, फटाफट 11 से किसी भी 2 डिजिट का गुणा करना है, तुरंत कर लोगे आप। कैसे, 11 को मान लो किससे गुणा करा दूं, आप ले लो 16, ठीक है। तो जो भी नंबर लिखा है 1 लिख लिया, 6 लिख लिया, दोनों को जोड़ के बीच में लिख लिया, है ना। जैसे यहाँ पे 27 था, 2 लिख लिया, 7 लिख लिया, 7 और 2 9 लिख लिया। और भी कोई 36 से करें, 3 लिख लिया, 6 लिख लिया, 3 और 6 9 लिख लिया, है ना। मजेदार, बेहतरीन सी ट्रिक, ठीक है। तो ये वैदिक मैथ की ट्रिक है वैसे। चलो ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि मस इतना है, लस इतना है, तो आर का मान, इसका मैं कमेंट में आप लोगों से आंसर चाहता हूं, क्योंकि ऐसे हम 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर रखे हैं, है ना। जैसा ए का मान अभी निकालवाया था मैं, वैसा ही क्वेश्चन है, इसको करो और सेंड करो तो मुझे पता चलेगा कि कैसे होगा। मैं हिंट दे देता हूं आपको, ये 2 संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मस गुणे लस, फिर आर निकालना है। करोगे आप, कमेंट करोगे इसका, मैं देखता हूं कि कितने स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ चुका है। अब हम एक नया टॉपिक कर रहे हैं कि किसी भी दी हुई संख्या को अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं। ये सवाल बताने से पहले दूसरा सवाल मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7 ऐसी दी हुई संख्याओं को अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं। ध्यान से देखेंगे आप। जैसे आपको प्रूव करना है कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ होती है, इसको मैं हटा देता हूँ। हम प्रूव किसको कर रहे हैं अभी, करड़ी में 2 को। ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है, इसलिए मैं ऊपर से क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन यही है कि करड़ी में 2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। सबसे पहले आप लिखेंगे, माना करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लेंगे, माना करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, अतः
करड़ी में 2 बराबर a/b। जैसा कि हमने मान लिया कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या, और आपको पता है कि परिमेय संख्याओं को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, करड़ी में 2 बराबर क्या हो गया a/b, जहां a तथा b सहअभाज्य पूर्णांक हैं, a तथा b सहअभाज्य पूर्णांक हैं, और साथ साथ में क्या, b जो है वो 0 के बराबर नहीं है। इतनी बातें आपको क्लियर है। सहअभाज्य पूर्णांक लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब a और b सहअभाज्य हैं, इसका मतलब ये हुआ कि a और b का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा और कुछ नहीं है। a और b का केवल और केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो क्या है, 1। जैसे कि अगर मैं 4,6 लिख दिया और 4,9 लिख दिया, यहां पर 4 और 6 के उभयनिष्ठ गुणनखंड एक तो सबका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक तो सबका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन 4 और 6 का एक गुणनखंड 2 भी तो है, क्योंकि 2 के पहाड़े में 4 भी आता है, 6 भी आता है। लेकिन अगर मैं 4 और 9 पूछूं तो ये दोनों क्या हैं, आपस में सहअभाज्य हैं, मतलब कि एक के अलावा इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 2 के पहाड़े में 4 आएगा लेकिन 9 नहीं आएगा, 3 के पहाड़े में 9 आएगा लेकिन 4 नहीं आएगा। मतलब ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है एक के अलावा जिसमें ये दोनों की दोनों संख्याएं आ रही हों। क्लियर है बात, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। ये समझ में आ गया होगा कि a और b सहअभाज्य पूर्णांक है। अब देखिए, आप ये वाली लाइन दोबारा लिखेंगे, करड़ी में 2 बराबर a/b। अब b को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 2b बराबर a। दोनों तरफ वर्ग करने पर, मैंने बताया था पहले भी कि ये पैटर्न आपको भूलना नहीं है, यही पैटर्न आपको एग्जाम में लिखना है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये सवाल बार बार एग्जाम में आया हुआ है, मैं बता भी नहीं सकता कि कितनी बार, हर बार आता है। वर्ग करने पर जब आप इधर वर्ग करेंगे, करड़ी में 2 का वर्ग 2, b का वर्ग b वर्ग, a का वर्ग a वर्ग, इसको आप बना देंगे समीकरण संख्या 1। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए 2 किसके नीचे जा रहा है, तो a स्क्वायर के नीचे जा रहा है, तो इसीलिए लिखेंगे a स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, a स्क्वायर 2 से विभाजित होता है। क्यों? क्योंकि ये 2 किसके नीचे जा रहा है, a स्क्वायर के नीचे। ठीक है, अगर a स्क्वायर 2 से विभाजित होता है तो a भी 2 से विभाजित होगा। ऐसा एक प्रमेय है कि किसी संख्या का स्क्वायर अगर किसी से विभाजित होता है तो वो संख्या भी उससे विभाजित होगी। ठीक है, a भी 2 से विभाजित होगा। अगर a स्क्वायर 2 से विभाजित होता है तो a भी 2 से विभाजित होगा। इस लाइन को स्टार मार्क करेंगे, इस लाइन पे अभी बाद में बात करेंगे। अगर a 2 से विभाजित होगा तो मैं लिख सकता हूं a बराबर 2c, जहां c एक पूर्णांक है, जहां c एक क्या है, पूर्णांक है। क्लियर है बात यहां तक? पूर्णांक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, वर्ग करने पर a का वर्ग a वर्ग हो गया और 2c का वर्ग 4c स्क्वायर हो गया। यहां से a स्क्वायर का मान यहां रखेंगे समीकरण 1 में, तो हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर का मान समीकरण संख्या 1 में रखने पर क्या होगा, मतलब a स्क्वायर का मान क्या है, 4c स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह हम 4c स्क्वायर लिख देंगे, तो हो क्या जाएगा, 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। आगे बात समझिए, 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर की जगह ये आ जाएगा 4c स्क्वायर, तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4c स्क्वायर बट्टे 2, ये 2 उधर जाएगा, भाग करेगा इसको, तो b स्क्वायर आपका आ चुका है 2c स्क्वायर, समीकरण संख्या 2। मेरी बात ध्यान से समझेंगे, जैसे मैंने यहां बताया था कि 2a स्क्वायर के नीचे जा रहा है, फिर मैंने ये 2 लाइन लिखी कि 2 क्योंकि a स्क्वायर के नीचे जा रहा है तो a स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, इसलिए a भी 2 से विभाजित होगा। ऐसे ही यहाँ पे बताओ कि 2 किसके नीचे आ रहा है, किसके नीचे आ रहा है, b स्क्वायर के नीचे, तो हम क्या लिखेंगे, b स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, अतः b भी
2 से विभाजित होगा। बिल्कुल जैसा यहां किया था वैसा ही यहां लिख दिया, विभाजित होगा। कोई डाउट? हो ही नहीं सकता डाउट, यहां तक सारी बातें क्लियर हैं। ठीक है, इस लाइन को भी स्टार मार्क करेंगे, इस लाइन को भी स्टार मार्क करेंगे, और ये सहअभाज्य संख्याएं, इन तीनों बातों को एक साथ देखो, इन तीनों बातों को एक साथ देखो। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल एक हो। लेकिन यहां क्या लिख दिया? अब सहअभाज्य संख्याएं कौन कौन थी? ए और बी, मतलब ए और बी का केवल केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, एक। लेकिन अगर आप इस लाइन को पढ़ते हो, अगर आप इस लाइन को पढ़ते हो, क्या लिखा है इस लाइन में? कि इस लाइन में क्या लिखा है, अंडरलाइन कर देता हूं मैं इसको, ए 2 से विभाजित होगा। इस लाइन में क्या लिखा है? बी 2 से विभाजित होगा। दोनों लाइन का मतलब निकालो। ए और बी का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन हो जाएगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड। और भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम हमें एक दिख रहा है, कौन? 2 है। क्यों है 2? क्योंकि बी भी 2 से विभाजित हो रहा है, ए भी 2 से विभाजित हो रहा है, मतलब कि ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया? 2 आ गया। लेकिन हमारे लिखने के हिसाब से हमने जो स्टार्टिंग में माना था कि ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक हैं, मतलब कि इनका गुणनखंड तो केवल और केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड एक आना चाहिए था, लेकिन एक उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ 2 भी आ गया। इसका मतलब हुआ कि आपने जो शुरुआत में माना था, क्या माना था? कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, वो आपने गलत मतलब ले लिया था, आपने गलत अवधारणा ली थी, आपने गलत सपोज कर लिया था। क्योंकि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, ऐसा मानने पर हमारे ही कथन का विरोध हो गया। हमने जो माना था स्टार्टिंग में, हमने अपने ही कथन का विरोध कर लिया, अतः हमारा मानना गलत है। और दी हुई संख्या करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतनी सी बात है, यही आपको लिखना है। कैसे? सबसे पहले आपको करड़ी में 2 बराबर ए बट्टे बी लिखना है, फिर ये 2 लाइन आपको प्रूव कर देनी है। और जैसा कि स्टार्टिंग में आपने देखा था कि ए और बी सहअभाज्य होने चाहिए, मतलब इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल 1 होना चाहिए। लेकिन एक उभयनिष्ठ गुणनखंड और आ गया, अब और आ गया तो हमारा मानना गलत हो गया। ठीक है, और दी हुई संख्या अपरिमेय हो गई, बात हो गई खत्म। यही आपको करना है। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे? अतः हमारा यह मानना त्रुटिपूर्ण है, यह मानना त्रुटिपूर्ण है कि करड़ी में 2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि क्यों मानना गलत है ये भी लिख दो, क्योंकि यह कथन विरोधाभास उत्पन्न करता है। यह कथन विरोधाभास, विरोधाभास का मतलब हम जो बोल रहे हैं उसी का उल्टा हो गया, विरोधाभास उत्पन्न करता है। अतः करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। अब देखो, आज करड़ी में 2, करड़ी में 5, करड़ी में 6, ये 3 क्वेश्चन आज की स्लाइड में आपको दिखने वाले हैं। मैं वहां नहीं कराऊंगा, वो तीनों क्वेश्चन मैं यहीं पे बताऊंगा कि कैसे वैल्यू चेंज करके आप करड़ी में 5 भी ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, करड़ी में 6 भी ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं इसी में चेंज करके दिखाऊंगा करड़ी में 3 का। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं दिखा रहा हूं, मैं ग्रीन पेन से करूंगा करड़ी में 3। आप देखिए कि जब करड़ी में 3 करना होगा तो भी बातें यही रहेंगी। क्या क्या बदल जाएगा, क्या क्या बदलेगा? जहां भी 2 आ रहा है
वहां पे 3 आएगा, जहां 2 का वर्ग 4 आ रहा है वहां 3 का वर्ग 9 आएगा, और कुछ नहीं होने वाला। तो कैसे करेंगे इसको हम? सबसे पहले हम सारे 2 को हटा लेते हैं। सबसे पहले करड़ी में 2 को हटाएंगे, और करड़ी में 2 की जगह हमने क्या लिख दिया? करड़ी में 3। करड़ी में 2 की जगह हमने क्या लिख दिया? करड़ी में 3 लिख दिया। करड़ी में 2 की जगह करड़ी में 3 लिख दिया। करड़ी में 2 की जगह करड़ी में 3 लिख दिया। अब जब वर्ग किया तो 3 आ गया। समझ रहे हैं बात को? यहाँ पे 3 से विभाजित होगा तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3c हो जाएगा। यहाँ पे 4 आया तो 9, जहाँ पे स्क्वायर आएगा वहाँ पे आपको भी स्क्वायर लगाना है। यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 9/3 होगा, और 3 से जब 9 को काटेंगे तो 3 होगा, ठीक है। और यहाँ भी आपका 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 और 3 आ जाएगा, और जहाँ भी आपको 2 दिख रहा है वहाँ पे हर जगह पे आप 3 लिख देंगे। तो ऐसा मैं रीराइटिंग करके क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि करड़ी में 2 वाला अलग था, करड़ी में 3 वाला अलग है। नहीं, कॉन्सेप्ट एक ही है, चीज़ें एक जैसी हैं। तो एक समझ में आ गया तो हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही अगर 5 को प्रूव करना होगा तो जहाँ 2 आ रहा था वहाँ 5 आएगा, जहाँ 2 का वर्ग 4 आ रहा था वहाँ 5 का वर्ग 25 आ जाएगा, 6 में 6 और 36 आ जाएगा। तो 5, 6 ये सब आप खुद से कर लेंगे। कैसे चेंज करते हैं एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन, जिसकी हम बात कर रहे थे कि दिखाइए करड़ी में 3, करड़ी में 2। अभी तक हमने देखा कि अकेला जब करड़ी में 2, अकेला करड़ी में 3, अकेला करड़ी में 5, ये सब आएंगे तो कैसे करेंगे। अब यहाँ मिक्स हो गया आ रहा है, मतलब एक परिमेय भी है साथ में एक अपरिमेय है, और पूरे को अपरिमेय दिखाना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ भी वही करेंगे। माना 3 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। आ गई बात समझ में? अब 3 करड़ी में 2 क्योंकि परिमेय संख्या हमने माना है, तो हम इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां a तथा b क्या है? सह अभाज्य पूर्णांक है। वही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सह अभाज्य पूर्णांक है, और b का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब आप क्या करने वाले हैं? इसी लाइन को दोबारा लिखेंगे। अब ध्यान दो, जब भी प्लस होगा, माइनस होगा, गुणा होगा या भाग होगा, मतलब एक परिमेय है एक अपरिमेय है, आपस में या तो प्लस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं या भाग हो रहे हैं, ऐसे केस में क्या करना है आपको पहले से ही यहाँ पे पता है कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय है, तो ये एक तरफ रहने दो, इसको इसी तरफ रहने दो, और जो परिमेय था उसको इधर भेजो। आ गई बात समझ में? अब आप ध्यान से देखें अगर, तो ये तो परिमेय हो गया। ये परिमेय कैसे हो गया सर? अरे भाई, जब a और b पूर्णांक है, a b भी पूर्णांक है, 3 भी एक पूर्णांक है, जब आप किसी भी पूर्णांक को किसी भी पूर्णांक से भाग करते हैं तो वो परिमेय ही होता है। जब ये परिमेय है तो इसको भी क्या होना चाहिए? क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। अगर ये परिमेय है तो इसको भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि करड़ी में 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय, ये अपरिमेय है जो पॉसिबल नहीं है। एक परिमेय संख्या कभी भी एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो कहने का मतलब हमारा मानना फिर से गलत हो चुका है। हमने जो अवधारणा की थी कि 3 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, वह बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय बराबर आने लगे, जो मैथ्स में पॉसिबल नहीं होता। तो हमारा मानना गलत है, इसीलिए क्या हुआ? 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यही बात आप लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? यहां लिख देता हूं मैं, a, b तथा 3 पूर्णांक हैं, अतः a/3 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या है। करड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, एक करड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए,
परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? होनी चाहिए क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है? करड़ी में 2 बराबर a बट्टे 3b। क्योंकि ये परिमेय है तो ये भी तो परिमेय होना चाहिए। लेकिन क्या? लेकिन हमें पता है, हमें तो सब कुछ पता है, लेकिन हमें पता है कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी यह अवधारणा, या हमारा मानना भी लिख सकते हो, हमारी यह अवधारणा कि करड़ी में 2 नहीं था, क्या था? 3 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, त्रुटिपूर्ण है। क्या है ये अवधारणा? त्रुटिपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है। अतः 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। एक बार मैंने ये लिख दिया, मैं बार बार नहीं लिखूंगा ये चीज। ये जो लाइन मैंने लिखा है ये हर जगह आपको लिखनी है, अगर आपको पूरे नंबर पाने हैं तो। समझ में आ चुकी होगी। इस प्रकार के प्रश्न में हम हर जगह यही दिखाएंगे कि एक तरफ परिमेय आएगा, एक तरफ अपरिमेय आएगा, और आगे की लाइन यही होने वाली है, ऐसी होने वाली है। ठीक है, समझ गए बात को? स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, अभी आपका 3 और करड़ी में 2 आपस में गुणा हो रहा था, उसको आपने प्रूव किया कि वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये दोनों आपस में धन हो रहे हैं, तो माना, क्या माना? 3 धन 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या? परिमेय संख्या है। वही काम करना है, परिमेय संख्या है। अब वही काम करना है तो हम 3 धन 2 करड़ी में 5 को a बट्टे b के रूप में लिख सकते हैं। आगे क्या लिखोगे? जहां a तथा b सह अभाज्य पूर्णांक है और b 0 के बराबर नहीं है। ये लिखने के बाद मैंने क्या बताया था कि जो आपको पता है कि अपरिमेय है उसको एक तरफ ही रहने दो आप। मतलब कि पहले 3 को भेजो, पहले 3 को इधर भेजो, a बट्टे b माइनस 3 हो गया। एलसीएम लेंगे b, a माइनस 3b। कैसे? जब भी b इसके नीचे कुछ नहीं है तो b यहाँ जाके गुणा हो जाएगा और एलसीएम हो जाएगा b, a माइनस 3b। इतनी बात क्लियर है। करड़ी में 5 को यहाँ अकेला छोड़ना है तो 2 को भी इधर भेज दो। बस यहीं तक करना था। यहाँ तक करके आप 2 से 3 नंबर अपना बना सकते हैं। आगे लिखने का तरीका भी आपका बढ़िया होना चाहिए। आप लिखेंगे कि a माइनस 3b और 2 भी एक पूर्णांक है, अतः a माइनस 3b बट्टे 2 भी एक परिमेय संख्या है, और करड़ी में 5 को भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हमें पता है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी अवधारणा कि ये दी हुई संख्या एक परिमेय संख्या है, गलत है। अतः 3 धन 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। बस ये बात लिख देनी है, काम हो जाएगा। समझ गए? यहां भी हमने क्या दिखा दिया कि ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, दोनों बराबर हो ही नहीं सकते। बस बात खत्म, हमारा मानना गलत हो गया। और जब हमारा मानना गलत हो गया कि परिमेय है तो क्या बन गया? ऑटोमेटिक अपरिमेय। क्लियर है बात? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखो फिर से HCF एलसीएम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 पूर्णांक संख्याओं का HCF और एलसीएम दिया है। एक पूर्णांक पता है, दूसरा पूर्णांक आपको निकालना है। तो हमें पता है कि दोनों पूर्णांकों का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, पहला संख्या 48 है, दूसरी संख्या यहाँ लिख देते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है, गुणा करने पर जो भी आता है वो क्या होता है? एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो एलसीएम और एचसीएफ आपको ऑलरेडी पता है, 12 and 336, 12 और 336। 48 को उधर भेजेंगे, भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा था, आर का मान ज्ञात करना था, वो कमेंट आपने कर दिया होगा, नहीं किया तो फिर से कीजिए। कितना आ गया यहाँ पे? 48, यहाँ पे भाग हो जाएगा
12 के पहाड़े में 4 बार 48 आता है, 12 चौक 48 होता है। 4 से इसको काटेंगे आप, कितना आ जाएगा, 4/32, 4 8 जा 32, 1 बच गया, 4 4 जा 16, 84 इज द आंसर। क्लियर है? इसका आंसर मतलब दूसरी संख्या, दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। आइए देखते हैं आपका अगला सवाल। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका और इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, एक नंबर हमारा 375 है और दूसरा 675 है। क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना है तो हमें इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। सबसे पहले देखेंगे, छोटी अभाज्य संख्या से काटने का हमेशा आप प्रयास करेंगे। जैसा कि ये 2 से तो कटेगा नहीं, 2 से क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि आखिरी डिजिट क्या है, 5 है। तो इसको हम 3 से काटेंगे, 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6 और 1 3 5 15, 125 आ गया। ठीक है, कैसे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 5 जा 15। फिर से आप 3 से इसको कट करेंगे, लेकिन नहीं होगा क्योंकि 5 2 7 और 1 8 आ रहा है। 3 के पहाड़े में 8 नहीं आता है। आप इसको 5 से कट करके देखेंगे, 5 दूना 10 हो गया और दोबारा 5 बन जाए 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो ये आ रहा है आपका 3 गुणे 5 की घात में 3। अब हम बात करते हैं 675 की। इसको 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 हो गया और 3 दूना 6, 3 5 15। ठीक है, यही होगा ना, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 1 7, 15 हो गया, 3 5 जा 15। ऐसा वाला भाग जिसको भी नहीं करना आता आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। 5 2 7 और 9, फिर से 3 से काटेंगे इसको, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अब इसको फिर से 3 से आप कट करेंगे तो 25 3 जा 75 होता है, 5 5 जा 25 होता है, 5 1 जा 5 होता है। बहुत आसान है। 3 बार 3 आ रहा है तो 3 की घात में 3 लिखेंगे, 2 बार 5 आ रहा है तो 5 की घात में 2 लिखेंगे। आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ क्या होता है, उभयनिष्ठ संख्याएं, कॉमन नंबर्स। 3 भी आ रहा है कॉमन दोनों में, 5 भी आ रहा है दोनों में, दोनों लिख लेंगे। विथ मिनिमम पावर, मतलब सबसे कम वाली घात के साथ। 3 की सबसे कम वाली घात 1 है, 5 की सबसे कम वाली घात 2 है। 3 गुणे 5 पंजे 25 होता है और 25 तिया 75 होता है। ये आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? ये स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि वो क्या है। ठीक है, हाँ, प्रश्न संख्या 17 में क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है। ये आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे। राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन आ भी रखा है। ठीक है, पहले आप 96 का गुणनखंड निकालेंगे, 404 का गुणनखंड निकालेंगे, देखेंगे कि दोनों में कॉमन नंबर्स कौन से हैं और कॉमन नंबर का मिनिमम पावर क्या है। बस इतनी सी बात है। ये करके आपको कमेंट के माध्यम से मुझे बताना है। ये बिल्कुल वैसा ही सवाल था। ये सवाल मैं आपको ऑलरेडी करा दिया हूं, जहां पे मैंने करड़ी में 2 बताया था। उसके बाद मैंने बोला था कि जैसे करड़ी में 2 किया आपने, वैसे ही करड़ी में 3, करड़ी में 6, करड़ी में 5, ये सब कुछ हो जाएगा। तो इसको हमने पहले ही देख लिया। आइए इस संख्या को देखते हैं। इसमें बोल रहा है 404 और 96 का मस तथा लस ज्ञात कीजिए। तो 404 का हम मस निकालेंगे और लस निकालेंगे। निकालने से पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से काटेंगे इसको तो 202 आ जाएगा। फिर से 2 से काटेंगे तो 101 आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि 101 किससे कटता है। किससे कटेगा? क्या ये 7 से कट रहा है? 7 1 जा 7, 3 बच गया 31, नहीं कट रहा है। क्या ये 13 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो ये जो 101 है, ये कैसा नंबर है? ये एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। मतलब कि 404 को आपको लिखना पड़ेगा 2 की घात में 2 गुणे 101, है ना? क्योंकि अभाज्य संख्या है तो ये खुद से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। 101, 404 के बाद हम 96 का भी ऐसे ही निकालेंगे। 96 का निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है। इसको आप 2 से कट करेंगे, कितना आएगा? फिर से आप 2 से कट करेंगे 24, फिर से आप 2 से कट करेंगे 12, फिर से 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे 1। कितनी बार 2 आया? 5 बार 2 आ गया। 2 की घात में 5 गुणे 3। आपको क्या क्या निकालना है? मस और लस दोनों निकालना है। दोनों निकालने के बाद
दोनों निकालने के बाद हमें सत्यापन भी करना है, मतलब इस फॉर्मूले को वेरीफाई करना है, मस और लस का मान रख के बताना है कि क्या ये फॉर्मूला सही है या नहीं है। आइए इसका पहले हम मस निकालते हैं। मस क्या होता है? मस होता है कॉमन नंबर, कॉमन नंबर केवल और केवल 2 मिल रहा है विथ मिनिमम पावर 2 है, तो मस आ गया 4। लस क्या हो जाएगा? ऑल नंबर्स, मतलब कि 2, 3 और 101, यही नंबर्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं। ऑल नंबर विथ मैक्सिमम पावर, सबसे बड़ी घात 2 की 5 हो गई, 3 अकेला है, 101 अकेला है। 2 की घात में 5 होता है 32, 32 को 3 से गुणा करेंगे 96 आ जाएगा, और 96 को 101 से गुणा करके हम देख लेते हैं। तो ये रहा 101, 96 गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 से जब गुणा करेंगे 606 आएगा, 9 से गुणा करेंगे 909 आएगा, जोड़ दो इसको, आ जाएगा आंसर 96 9696। कोई डाउट नहीं है? अब हम वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन का जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। अगर स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो आप ले सकते हैं। गुणनखंड तो वैसे आता होगा आपको, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, फिर भी नहीं आए तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। वीडियो भी लाइक कर दें। ध्यान से देखिए यहाँ पर, अब हम वेरिफिकेशन करेंगे। मस गुणे लस बराबर दोनों दी हुई संख्याओं का गुणनफल। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, पहले हम मस गुणे लस का मान निकालते हैं। मस गुणे लस क्या होगा, हम इसका मान निकालते हैं। ठीक है, मस गुणे लस, मस कितना आ गया 4 और लस कितना आया 9696। कोई डाउट? कुछ नहीं किया, मस की जगह 4 और लस की जगह पे 9696 लिख दिया। 4 छक 24, 4 आ गया 2, 4 9 36 होता है, 4 9 36 और 2 38, 3 आ गया, 4 6 24 और 3 कितना हो गया 27 हो गया, 2 4 9 36 और 2 38, तो 38784 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल देखेंगे। जो दोनों दी हुई संख्याएं हैं इनका गुणनफल देखेंगे, क्या ये भी इतना ही आ रहा है। तो आइए इसको गुणा करके देखते हैं। 404 और 96 को, 404 और 96 को आप गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 24, और यहाँ पे गुणा करना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी कर दिया, गुणा करना तो मैं सिखाऊंगा नहीं, है ना। तो क्या ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। तो मतलब कि जब भी आपको सत्यापन करना होगा तो आप इस प्रकार से कर लेंगे। ठीक है, इसको लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड। आपने देखा कि LHS और RHS दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। तो ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 20। इसमें क्या करना है, व्याख्या कीजिए कि निम्नलिखित अभाज्य संख्याएं हैं या भाज्य संख्याएं। बहुत आसान है, एक क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में किया था ऐसा। आइए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13 धन 11 है। तो मैंने क्या बताया था आपको, ध्यान दीजिए, क्या बताया था आपको कि इसमें 2 पद हैं, जितनी संख्याएं गुणा हो रही हैं उसको एक पद काउंट करेंगे। कॉमन क्या आ रहा है, बाहर क्या निकल के आएगा 11। अब यहां से आप 11 को उड़ा दो अगर बाहर, तो ये बचेगा, और पूरा का पूरा 11 गायब होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। क्लियर? ठीक है, 11 5 गुणे 7 35, 35 और 13 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 35 और 13 को आप गुणा करेंगे तो कितना आ रहा होगा, देखते हैं। 13 पंजे 65 होता है, 65 होता है तो 5 लिखेंगे, 6 कैरी हो गया, 13 और 3 39, 13 3 जा 39, 39 और 6 कितना होता है 45 होता है। क्लियर है, 39 और 6 45। तो ये 455 आ गया, 455 यहाँ से यहाँ तक आ गया, इसमें एक जोड़ देंगे तो 456 आ जाएगा। तो आप बताएंगे, क्योंकि हम दी हुई संख्याओं को, जो भी दी हुई संख्या है उसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं। एक गुणनखंड तो 1 आ गया, एक गुणनखंड 456 आ गया, एक गुणनखंड 11 आ गया, अतः दी हुई संख्या एक भाज्य संख्या है। तो ये वाली संख्या कैसी हो गई, भाज्य संख्या हो गई। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरे वाले पार्ट को करेंगे। दूसरे वाले पार्ट में आप देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, तो 23 कॉमन आ रहा है। 23 को हम बाहर निकालेंगे तो ये तो एक पद हो गया, क्योंकि सारी चीजें गुणा हो रही हैं। 3 गुणे 5 गुणे 13 गुणे 23 2 जा 46 होता है, तो यहाँ पे 46 में से जब आप 23 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, प्लस ये पूरा का पूरा बाहर आया तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब क्या करने वाले हैं, 5 3 जा 15, 15 और यहाँ पे 15 2 जा 30। देखिए 5 3 जा 15, 15 2 जा 30,
30 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 390, और 390 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो 391 आएगा। क्योंकि हम दी हुई संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख दिए और इसके गुणनखंड 3 आ रहे हैं, मतलब 2 से ज्यादा आ रहे हैं। किसी भी संख्या के गुणनखंड अगर 2 से ज्यादा हैं, 2 से ज्यादा है तो वो संख्या होती है भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या। क्लियर है, कंपोजिट नंबर। और अगर केवल और केवल 2 गुणनखंड हैं, एक तो एक और एक संख्या खुद, तब होती है अभाज्य संख्या। तो ये इसके भी 3 गुणनखंड दिखा दिया, इसके भी 3 गुणनखंड दिखा दिया, मतलब दोनों की दोनों संख्याएं क्या हैं, भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ऑलरेडी हमने कर लिया है, जैसा कि मैंने आपको करड़ी में 2 करड़ी में 3 बताया था, उसी प्रकार से इसको भी करना है। ठीक है, ये देखो 22। सुबह की सैर में 3 व्यक्ति साथ घूमते हैं और उनके कदमों की माप क्रमशः 40, 42 और 45 सेंटीमीटर है। क्लियर है, 3 लोग हैं, घूम रहे हैं, कदम मतलब एक एक स्टेप, किसी का 40 का स्टेप, 40 सेंटीमीटर का स्टेप है, किसी का 42 का है और किसी का 45 का है। जो लंबा होगा उसका 45 का होगा, जो थोड़ा सा छोटा होगा उसके कदम के जो माप होगी वो थोड़ी सी छोटी होगी। प्रत्येक को छोटी से छोटी कितनी दूरी तय करनी चाहिए जिससे प्रत्येक अपने पूरे कदमों में उस दूरी को तय कर सके। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप। एक बात बताओ मुझे, जो उत्तर आने वाला है वो इन नंबर से छोटा आएगा या बड़ा आएगा? मान लो ये 3 लोग हैं, ये रास्ता है, ये रास्ता है और ये 3 पर्सन है। ठीक है, ये 3 पर्सन है, पर्सन को थोड़ा अच्छे से बनाएंगे, ऐसा लगना चाहिए ना कि सैर सपाटे पे निकले हैं, है ना। 1 2, ये 3 लोग घूमने जा रहे हैं। इनके कदमों के माप जो हैं, इसका 40 सेंटीमीटर है, एक का 42 सेंटीमीटर है और एक का 45 सेंटीमीटर। अब ये मत बोलना कि सर छोटा इसको और लंबा बनाना चाहिए था, इसको सबसे लंबा बनाना चाहिए था। इतना कॉन्सेप्ट नहीं देख रहे हैं हम। अब ये चल रहे हैं, बोल रहा है कि यहाँ से चलना स्टार्ट किए हैं, इनको कम से कम कितनी दूरी तय करनी चाहिए कि जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने पूरे कदमों में उस दूरी को तय करे। मतलब मान लो अभी इसको मैं 2 कदम चला दिया, 2 नहीं, इसको 5, चलो इसको 2 कदम चलाओ, कितना दूर जाएगा? 90 सेंटीमीटर। एक कदम में 45 जा रहा है तो दूसरे कदम में 90। लेकिन ये क्या अपने 3 कदमों में 90 जा पाएगा? जैसे ही 2 कदम चलेगा 80 जाएगा और जैसे ही 3 कदम चलेगा तो 120 जाएगा। बोल रहा है कि ऐसी दूरी बताओ जिसमें सबके कदम पूरे हो रहे हों। मतलब एक ऐसी संख्या बतानी है जो इन दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य है, कंप्लीटली डिविजिबल है। तो ऐसी संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्या होती है एलसीएम। ठीक है, यहां आप छोटी से छोटी वर्ड से भी समझ सकते हैं कि इसका एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। या आप इससे भी समझ सकते हैं कि हमारा जो आंसर आने वाला है वो 40, 42 और 45 से बड़ा आने वाला है, मतलब कि एलसीएम निकालना है। 3 मेथड बता दिया। अब 40, 42 और 45 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पे कोई विधि नहीं बोली है किस विधि से करना है, तो हमारी मर्जी, हमें जिस विधि से मन करेगा उस विधि से करेंगे। 2 से काटेंगे, फिर से 2 से काटेंगे, जो कट रहा है उसको लिख दो, जो नहीं कट रहा है उसको वैसे ही उतार दो। फिर से 2 से काटेंगे, जब तक 2 से कट रहा था काट दिया। अब हम 3 से काट रहे होंगे इसे, तीन के बाद अब हम फिर से 3 से काट रहे होंगे क्योंकि 15 आ रहा है, 15 3 के पहाड़े में आता है, 3 पंजे 15 होता है। अब हम 5 से कट करेंगे और अब हम इसको 7 से कट कर देंगे। ये एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आ रहा है? एलसीएम ऑफ किसका 40, 42 एंड 45 कितना आ रहा है? लघुत्तम समापवर्तक 3 बार 2 है, 2 बार 3 है, 1 बार 5 और 1 बार 7 है। क्लियर है इतनी बात? इनको गुणा करेंगे, जो भी आंसर आएगा उतने सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72, 72 यहाँ तक हो गया और 7 बचे 35। 72 और 35 को गुणा करेंगे,
5 दूनी 10, 5 7 35 और 1 36, 3 दूनी 6, 3 7 21, 0 2 3 1 4 1 5 2, 2520 सेंटीमीटर, 2520 सेंटीमीटर। क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है तो हमारा उत्तर भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में ही आएगा। मतलब कि 2520 सेंटीमीटर चलेंगे तो इन सब के कदमों मतलब बराबर बराबर कदम में पूरा कर लेंगे। 2520 में ये कितना कदम चलेगा, तो 2520 को आप अगर 40 से भाग करते हैं तो 4 छक 24, मतलब ये 63 कदम चल रहा होगा। ये पूरा का पूरा कितना कदम जा रहा होगा, 63 कदम। अगर मैं इसका पूछूं तो इसको भाग करके आप देख सकते हैं कि ये कितना कदम चला, ये कितना कदम चला। तो ये कितने कितने कदम चले हैं तीनों, इनका नाम नहीं दिया, मैं नाम दे देता हूं ABC। कितने कितने कदम चले हैं ये आप कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि ये क्वेश्चन क्लियर समझ में आया या नहीं आया, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये ऑलरेडी मैंने करा दिया था, करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो मैंने बताया था कि अगर हर के गुणनखंड में शांत कब होता है, शांत तब होता है जब हर का गुणनखंड किसके रूप में हो, या 2 की घात के कुछ में हो, या 5 की घात के कुछ में हो, या 2 की घात में कुछ भी हो और 5 की घात में कुछ भी हो। अगर इन तीनों रूपों में हर का गुणनखंड होता है तो वह दशमलव हमेशा शांत होता है, वह भिन्न का उस भिन्न का दशमलव प्रसार हमेशा शांत होता है, अन्यथा अशांत आवर्ती होता है। तो हमारा क्वेश्चन है 3/625। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि क्या यह अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब कहीं 3 से 625 कट तो नहीं रहा है, तो 6 2 8 5 13 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अब आप क्या करेंगे, 625 का गुणनखंड निकालेंगे, क्या होगा 5 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625, 5 की घात में 4, मतलब इस रूप में दिख रहा है, इस रूप में दिख रहा है, मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा हो रहा होगा, शांत हो रहा होगा। इसको दशमलव रूप में लिखना है। अब दशमलव रूप में लिखना है तो आपको भाग करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। भाग करेंगे तो 625 है, यहाँ पे 3 है, शून्य लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, शून्य, भाग नहीं जा रही है, फिर से शून्य लगाएंगे, अभी भी भाग नहीं, 1 मिनट, हाँ, शून्य लगा के एक दशमलव लगा दिया, भाग नहीं जा रही है, तो यहाँ शून्य आएगा, यहाँ भी शून्य आएगा, अभी भी भाग नहीं जा रही है, यहाँ शून्य आएगा, यहाँ भी शून्य आएगा। अब भाग जा रही, कितनी बार जा रही है, क्या 3 बार जाएगी या 4 बार, शायद 4 बार में चली जाए। 4 पंजे 20, 2 आ गया, 4 दूनी 8 और 2 10, 1 आ गया, 4 छक 24 और 1 25, ठीक है, 1, हाँ, तो ठीक है, 500 आ जाएगा, क्लियर है। अब एक 0 और लगा देंगे यहाँ पे, और अभी भाग चली जानी चाहिए, कितनी बार में जाएगी, कितनी बार में जाएगी चेक करके बताएं, क्या 8 बार में जाएगी, हाँ, 8 पंजे 40, 4 आ गया, 8 दूनी 16, 4 20, 2 आ गया, 8 छक 48 और 2 50। तो देखिए ये शांत था, बिना भाग किए ही मैंने बता दिया शांत है। कैसे, इस रूप को देखकर आपको याद होना चाहिए, अगर इस रूप में है, क्या हर का गुणनखंड इस रूप में है, तब तो शांत होगा, अन्यथा अशांत आवर्ती होगा। क्लियर है बात, ठीक है ना। और ये भाग भी कर दिया मैंने, समझ में तो आ ही गया होगा, भाग वाग करना तो आपको आता ही है। ये देखते हैं आज का आखिरी सवाल, इन तीनों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बात हुई है 180 की, फिर बात हुई है 72 की, और फिर बात हुई है 252 की। आइए सबसे पहले इनको फैक्टराइज करते हैं, मतलब कि इनका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये कितना हो गया, 90 हो गया, फिर 45 हो गया, 45 के बाद कितना हो गया, 15 हो गया, 15 के बाद 5 और 1, क्लियर है ये। तो 180 का गुणनखंड आ रहा है 2 बार 2, 2 बार 3 और 1 बार 5। 72 की बात करेंगे तो ये 36, 18, चलो मैं करके दिखा दे रहा हूँ, ऐसे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। 72 का भी निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो कितना आ गया, 36, 18, 9, 3 और 3, क्लियर है ये। 3 बार 2 और 2 बार 3। ऐसे ही 252 का भी निकालेंगे, तो 252 का भी निकाल लेते, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 1 2 दूना 4 और 1 2 छक्का 12, फिर से 2 छक्का 12 2 तिहाई 6, 3 से करेंगे 2 और 1,
3 से करेंगे 7, 7 से करेंगे 1, 2 बार 2, 2 बार 3 और 1 बार 7 आया। ये बहुत सावधानी पूर्वक निकालना है क्योंकि यहाँ पे एक भी गलती आपका आंसर गलत कर सकती है। तो आइए निकालते हैं इसका HCF। HCF पूछा है या दोनों पूछा है? कॉमन नंबर्स, कॉमन नंबर कौन कौन से हैं? 2 भी आ रहा है सब में और 3 भी सब में आ रहा है। विथ मिनिमम पावर, सबसे छोटी घात अगर देखेंगे तो 2 की 2 है और 3 की भी 2 है, तो 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9, 9 चौका कितना हो गया? 36। ठीक है, क्लियर है? ओके। एलसीएम कितना है? ऑल नंबर्स 2, 3, 5 और 7, जितने भी नंबर्स आपके यूज हुए हैं वो सारे नंबर्स लिख लिया, 2, 3, 5, 7। विथ मैक्सिमम पावर, एलसीएम में हमेशा बड़ी घात लेंगे। बड़ी घात 2 की कितनी है? 3, 3 की कितनी है? 2, 5 की 1 और 7 की 1, कितनी आ गई? ये 8 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 और 7, 8 9 जा 72, 72 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 360 आएगा शायद, हाँ 360 गुणे, और ये 7 बचा हुआ है, 7 से इसको गुणा करेंगे, 42, 2, 4, 7 3 जा 21 और 4 25। तो आपका ये एलसीएम आ जाएगा और ये एचसीएफ आ जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मतलब कि आज जो भी क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं, अगर ये समझ में आता है, आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो, अगर अभी तक एक भी डाउट नहीं है, तो ये आप मान के चल सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं पार्ट से आपको कुछ भी पूछ लिया जाए 100% आप कर लेंगे। हो ही नहीं सकता कि आपका कोई भी क्वेश्चन फंस जाए। क्लियर है बात? तो ठीक है, और आज की क्लास कंप्लीट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स ये टॉप कोर्सेज प्रोवाइड करता है जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। इन कोर्सेज में हम सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर करा रहे हैं, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड है। तो आपका कोई भी फ्रेंड इन बोर्ड्स में पढ़ाई कर रहा हो तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करें, उनको बताएं कि मैग्नेट ब्रेन्स पे पूरा कोर्स वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। ठीक है, और साथ में आप वैदिक मैथ क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेस देख सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। हम यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप हर जगह पर अवेलेबल हैं। आप मैग्नेट ब्रेन्स के साथ अपडेटेड रह सकते हैं इन जगहों पर हमें फॉलो करके। तो अगर आपको और बेहतर तैयारी करनी है तो आप ई नोट्स और ई बुक्स को भी ग्रैब कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और क्लास से जाने के पहले वीडियो को लाइक करना, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने प्यारे प्यारे से और बेहतरीन कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखें।